हम बात कर लेते हैं। हमारा ये कोड है BHIC 102, जो कि हिस्ट्री का कोड है, फर्स्ट ईयर का कोड है। प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न। हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स अच्छे से कर ले तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है अच्छे मार्क्स से कवर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और इस PDF को टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारा आज के टाइम के अकॉर्डिंग हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। कर लेते हैं। तो यह प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं द प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो हमारा स्वरूप रहा है, सो जो सभ्यता रही है, तो देखिए मानव का विकास का इतिहास, मनुष्य के पृथ्वी पर कब हुआ, उसका अवतरण कब हुआ, अवतरण का मतलब होता है कि उसका पूरा डेवलपमेंट कब हुआ, ये निश्चित रूप से आज भी कहना असंभव है। हालांकि इसका बोल सकते हो कि एक टाइम पीरियड देखने को मिलता है जब मानव ने अलग अलग श्रेणियों में अपना विकास महत्वपूर्ण रूप से किया, जिसके अंतर्गत हम सरल शब्दों में कहें तो मानव की उत्पत्ति, मानव का विकास एक रहस्यमय घटनाओं का उदाहरण भी हम कह सकते हैं, जहाँ पे मानव सभ्यता अलग अलग प्रकार और अलग अलग युगों में बटा है, जिसके अंतर्गत प्री हिस्टोरिक व्यवस्था भी एक कहीं ना कहीं हमारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरल शब्दों में कहा जाए ना, प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल रहा है जहाँ पर पूर्ण रूप से मानव का प्राणियों का आगमन के साथ साथ ऐतिहासिक काल का बोल सकते हो एक पूर्व व्यवस्था देखने को मिला है, जहाँ पर मनुष्य ने लेखन कला से सर्वथा अपरिचित रहे हैं। यानी कि जो बोल सकते हो लेखन कला होता क्या है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। इसके बोल सकते हो साक्ष्य, इसका बोल सकते हो ऐतिहासिक घटना पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिलता है कि भाई वहाँ पे किस प्रकार के लोग थे। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल का अगर बंटवारा देखा जाए तो अलग अलग श्रेणियों में देखने को मिलता है। मानव इतिहास की प्रारंभ जो है 3000 ईसा पूर्व काल तक देखने को मिलता है। इस काल का बोल सकते हो जिसके अंतर्गत हमारा सिंधु व्यवस्था, सिंधु घाटी का विस्तार भी देखने को मिलता है। और अगर बात किया जाए तो सिंधु और वैदिक सभ्यता इस काल का बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण एक बोल सकते हो पुरातात्विक रूप में स्रोत के रूप में अर्ध ऐतिहासिक काल का बोल सकते हो कि एक संपूर्ण रूप से विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक काल का विवरण अलग अलग श्रेणियों में देखने को मिला है, जो कि प्रागैतिहासिक काल का ही विश्लेषण है। पूरा पाषाण काल जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल जिसे हम 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व देखते हैं, और नव पाषाण जिसे हम 6,000 ईसा पूर्व के पश्चात वाला जो टाइम पीरियड देखने को मिलते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक जिसमें हमारा बोल सकते हो पूरा पाषाण काल का युग, पूरा पाषाण का युग, अलग अलग श्रेणियों का विश्लेषण देखने को मिला है, जहाँ पर मनुष्य धीरे धीरे अलग अलग स्थितियों में पूरा पाषाण में अलग अलग प्रकार का विकास किया। मनुष्य का स्थिति में बदलाव आया, उसके ब्लड वेसल्स में बदलाव आए, उसके बोल सकते हो कृति या उसके स्वरूप में बदलाव आया। धीरे धीरे जो है मानव ने पहिए का आविष्कार करना शुरू कर दिया, मानव ने बोल सकते हो कुल्हाड़ी का आविष्कार करना शुरू कर दिया, खाना पका के अब भोजन ग्रहण करने का, आहार करना शुरू कर दिया। ये सब जो है प्रागैतिहासिक काल की व्यवस्थाओं का पूरा सारांश है, जिसमें सोन नदी घाटी किनारे जो स्थिति रहा है ना, जिसमें आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पर भारत में सबसे पुराने हस्त कुठार का जो बोल सकते हो कि कुठार की स्थिति बोल सकते हो प्रारंभ यहाँ पे मंडाशा खंडक व्यवस्था की स्थिति प्राप्त हुई है, जहाँ पर मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के गुफाओं का चित्रण, अलग अलग बोल सकते हो स्थितियों का विवरण करने का श्रेय उन पे देखा जाता है। वहाँ पर लोग शिक्षित नहीं थे या फिर लेखन क्रिया का विकास नहीं था, इसीलिए वहाँ पे चित्रकला तथा बोल सकते हो कि शिल्प कला के माध्यम से लोगों ने अपना इतिहास को उजागर करने का प्रयास किया, जो कि आज के साक्ष्य व्यवस्था में हमें प्रागैतिहासिक काल का पूरा जो है स्थितियों का विवरण देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कांस्य युग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉन्ज एज? ठीक है, कांस्य युग क्या है? तो ये कांस्य युग
उस काल को कहते हैं जहाँ पर मनुष्य ने तांबे तथा उसकी रंग व्यवस्था, उसकी मिश्रित धातु कांसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतिहास में इस युग को पाषाण युग तथा लोह युग के बीच से में प्रमाणित किया जाता है, जहाँ पर पूरा पाषाण जो युग रहा है और बोल सकते हो लोह युग रहा है, उसके युद्ध का मध्य युग जो है ना, उसको कांस्य युग कहा गया। ठीक है। पाषाण युग में मनुष्य किसी भी धातु का खनन पर जो है असमर्थ था, कोई भी धातु नहीं बना पा रहा था, कोई भी बोल सकते हो कि स्थिति नहीं बना पा रहा था। कांस्य युग में लोहे की खोज नहीं हो पाई और लोह युग के में तांबा, कांसा जिसे हम ब्रोंज बोलते हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो है धातुओं का इस्तेमाल करने का स्वरूप देखने को मिला। कांस्य युग की विशेषता बात किया जाए तो मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगे और इसी काल में विश्व की कई जगहों पर पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ। और इस युग के बोल सकते हो खास स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो लिपियों का विस्तार हुआ। अलग अलग जो लिपि था ना, लिपि जो है एक पर्टिकुलर लिखने की कला होती है, एक लिखने की व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत अब यहाँ पर कांस्य युग में लिपियों का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता गया। संपूर्ण अवधि के रूप में देखा जाए या पूरा टाइम पीरियड के रूप में देखा जाए तो हालांकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग घटनाओं में ना कांस्य युग का जो स्वरूप बहुत ज़्यादा देखने को मिला। कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप का विवरण भी देखने को मिलता है। देखिए कांस्य युग में जो है अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता, आपको भी पता है कि 2300 से लेकर 4000 ईसा पूर्व की व्यवस्था रही है। विश्व के प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं का स्वरूप रहा है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का पूरा विश्लेषण देखने को मिलता है। इसका विकास जो है सिंधु और बोल सकते हो हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ था, जिसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक है, हड़प्पा इत्यादि प्रमुख इसके बोल सकते हो कि विकसित स्थानों और बोल सकते हो कि नगरीय स्थानों का विश्लेषण देखने को मिला है। ठीक है। कांस्य युग में जो है आपका पर्टिकुलर यहाँ के लोग जो थे पूर्ण रूप से अब जो है ब्रोंज का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्थितियों में अपने विकास तथा बोल सकते हो कि अपनी व्यवस्थाओं को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए तथा शिकार करने के लिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्रोंज का इस्तेमाल, जिसे हम कांस्य के रूप में जानते हैं, यहाँ पर लोग अब पूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल करना सीख चुके थे। इसके अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि इसका विस्तार जो है पूर्ण रूप से संसार के सभी प्राचीन सभ्यताओं का एक बोल सकते हो अनोखा युग रहा है, जिसका परिपक्व जो है हम सिंधु व्यवस्था का बोल सकते हो कि एक उदाहरण लेते हुए अपने आप को, अपनी स्थितियों को समझने में सक्षम बन सकते हैं। और अगर बात किया जाए आज के टाइम पे तो देखा जाए मेरठ या फिर बोल सकते हो कुरुक्षेत्र जैसी स्थितियों में बोल सकते हो कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि अगर बात किया जाए बलूचिस्तान के स्थान जो नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमानांतर में कांस्य युग का जो समलेक्षण है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उत्तर पूर्व में मेरठ और बोल सकते हो कुरुक्षेत्र की अवस्था में भी इसकी भूमिका देखने को मिलती है, इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ की संस्कृति तथा बोल सकते हो कि व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से धीरे धीरे मनुष्य अपने संस्कृतियों की तरफ आकर्षित होना शुरू हो गया था। क्वेश्चन है असीरिया साम्राज्य का पतन और विश्व को देन का समीक्षा कीजिए। देखिए असीरिया साम्राज्य था, एक बोल सकते हो कि पूरा का पूरा साम्राज्य था। पतन का मतलब होता है उसका बोल सकते हो विनाश, उसका बोल सकते हो कि उसका स्थिति में बोल सकते हो खात्मा होना। ठीक है। तो असीरिया का पतन जो है पूर्ण रूप से देखा जाए तो असीरिया सम्राट का जो लगभग देखा जाए 150 वर्षों तक बिना कोई दबाव अथवा अंकुश शासन रहा है। अंकुश जिसमें बोल सकते हो कि निरंकुशता की स्थिति नहीं देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत हम बोले तो सरल शब्दों में कहा जाए ना, उनकी भूमिका और उनकी स्थिति, उनकी बोल सकते हो कि प्रसिद्ध इतिहास काल रहा है, जिसके अंतर्गत पुस्तक अगर बात करें द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में ये सभ्यता का पतन का कारण दर्शाया गया है कि असीरिया का पतन किस प्रकार हुआ है। विश्व सभ्यता का देन अगर बात किया जाए तो असीरिया के लोग महान संस्कृति निर्माण ही नहीं उनके संरक्षण भी प्रदान किया है। यानी कि असीरिया के जो लोग थे वो महान संस्कृति वादक नहीं थे, अपितु पूरा का पूरा संरक्षण यानी कि संस्कृति का रक्षा करने वाले लोगों के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बेबीलोनिया
की संस्कृति धरोहर की सुरक्षा व्यवस्था के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया असीरिया के लोगों का। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत बात किया जाए, बेबीलोन का जो है बलूचिस्तान हो गया या फिर अलग अलग स्थितियों में जो एशियाई जाति वाति हो गए, उनका पूर्ण रूप से पूर्ण निर्माण करने का श्रेय जो है उन लोगों के द्वारा था। ठीक है, और यही कारण था कि सबसे बड़ी देन जो है उन लोगों को पूर्ण रूप से पूरे समाज में विकास का एक कारण बना। असीरिया का बोल सकते हो सैन्य तंत्र इतना सुसंगठित था जो कि पूरे साम्राज्य पर शासन करने में सक्षम था, और यहाँ का सैन्य व्यवस्था अपने समय में बोल सकते हो सख्त और बोल सकते हो कि सिद्ध था। सख्त का मतलब स्ट्रॉन्ग, और बोल सकते हो सख्त का मतलब होता था कठोर, या फिर बोल सकते हो कि स्ट्रिक्ट था। ठीक है, अब इस स्थिति में प्राचीन विश्व के इतिहास में हमें पता चला है कि असीरिया की जो सैन्य व्यवस्था रहा है ना, वो युद्ध लड़ाई व्यवस्था दाव पेच बहुत ही अच्छी तरीके से समझता था, लेकिन ये दूसरों के भलाई के तथा एशिया के अलग अलग क्षेत्रों की भलाई और उनके बोल सकते हो विकास के लिए ये बोल सकते हो हमेशा तत्पर खड़ा रहा है। तो इस स्थिति में इसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, सारे देश जो है इसके बोल सकते हो खिलाफ हो गए, जो बोल सकते हो अलग अलग देशों की। पहले क्या था कि उस समय जो लोग थे, अलग अलग देश थे, वो शासन कर रहे थे 19वीं सेंचुरी में कमज़ोर देशों पे। तो असीरिया के जितने भी लोग थे ना, वो कमज़ोर देशों को बोल सकते हो सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। अब ये सुरक्षा के प्रदान करने के कारण जो बोल सकते हो विकसित देश थे, वो तो भाई छो में आ गए, गुस्से में आ गए कि भाई हम तो इस क्षेत्र को अपनाना चाहते, हथियाना चाहते, तू क्यों टांग अड़ा रहा है। तो इस स्थिति के कारण जो असीरिया के लोगों के बोल सकते हो कि पतन होने का कारण बना, क्योंकि सारे देश जो बोल सकते हो जो स्ट्रॉन्ग देश थे, इनके ऊपर खिलाफ हमला करने लगे। तो देन ये सब कारण हुआ कि असीरिया का विनाश या फिर पतन देखने को मिला। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, यूनानी कौन थे? यूनानी कौन थे? बेसिकली अगर मैं बात बोलूँ, यूनानी हमारे बोल सकते हो कि इनके द्वारा अलग अलग स्थितियों में जो है हमारा भूमिका देखने को मिला है। यूनानी अगर मैं बात बोलूँ तो इनके द्वारा अगर हम सरल शब्दों में कहें ना, तो ये ग्रीस देश के नागरिक और बोल सकते हो यूनानी या ग्रीक कहलाते हैं। ठीक है, अगर यूनानी सभ्यता का प्राचीन सभ्यता देखा जाए तो ज्ञान, विज्ञान, कला, सांस्कृतिक क्षेत्र, उल्लेख इत्यादि का विश्लेषण करना, जिनका संपूर्ण विश्व पर व्यापक प्रभाव रहा है। संपूर्ण विश्व पर इनका एक अलग ही दाव या भी बोल सकते हो कि छवि रहा है, जिसके अंतर्गत ये एक ऐसा जाति समूह था जो राष्ट्र के रूप में बोल सकते हो देखने को मिला। और ये ग्रीस, साइप्रस, दक्षिणी अल्बारिया और अनातोलिया, इटली, मिस्र, पूर्वी मध्य सागर तथा काला सागर आसपास के अन्य देशों के बोल सकते हो कि मूल निवासी के रूप में जाने गए। ठीक है, और इत्यादि के रूप में देखा जाए तो भारत का लिखित इतिहास भी सिकंदर के आक्रमण से उपलब्ध है। मेसोपोटामिया या फिर मेगाथनीज इंडिका अपनी पुस्तक में लिखते हुए इस पूरा विवरण दिया कि यूनानी का जो प्राचीन इतिहास है उसका दृष्टिकोण दिखाते हुए यहाँ के लोगों का स्थान परिवर्तन तथा भौगोलिक क्षेत्रों में बदलाव इत्यादि कई प्रजातियाँ, कई आगमन, कई प्रत्यागमन व्यवस्था, सभ्यताओं का पतन स्थिति देखने को मिला। ईसा पूर्व की बात किया जाए, जिसे हम 17वीं व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो मिस्र एशियाई और बोल सकते हो माइनर के रूप में देखा गया, और इसका स्वरूप जो है हमारे एशियाई के बोल सकते हो आर्केडी, इपोलियन और बोल सकते हो अपोली और आयोनी जातियों का आक्रमण हुआ। तो इस आक्रमण के कारण जो है ना, इस सदी के बोल सकते हो कि लोगों का धीरे धीरे व्यवस्थाओं में देखने को मिला कि हत्या, आक्रमण व्यवस्था होने लगा, और इनके पतन या फिर बोल सकते हो युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगा। और इन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से ग्रीस देश की रक्षा करने के लिए नागरिक बढ़ चढ़कर सामने आए, और उसी रूप में उसी वहाँ से ही इनकी कला की रक्षा और उनके विज्ञान की रक्षा, ज्ञान की रक्षा करने वाले लोगों को ही यूनानी कहा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर है? तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में बताइएगा कि हिटलर के द्वारा पहला औपचारिक रूप में शासन कब जर्मनी पे किया गया, यानी कि लीडर के रूप में उसने जर्मनी पर कब शासन किया? कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि
हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम अमेरिका के द्वारा परमाणु बम छोड़े गए थे वो किस किस डेट को किस जगह पे छोड़े गए थे? हिरोशिमा पे कब छोड़ा गया और नागासाकी पे कब छोड़ा गया? तो कमेंट्स में सभी ज़रूर इसका रिप्लाई देंगे। हमारा यूनानी से ही एक और क्वेश्चन बनता है, यूनानी समाज में महिलाओं का अधीनस्थ थी, अधीनस्थ यानी कि जो बोल सकते हो कि यूनानी समाज जो था उसके अधीनस्थ का मतलब होता है उसके अधीन भी थी और पूर्ण रूप से बोल सकते हो कि नहीं थी, ठीक है। परंतु क्या आप महिलाओं के बीच कुछ अंतर और बोल सकते हो असमानताओं को बता सकते हैं? देखिए, महिलाओं यूनानी समाज में जो स्थिति थी ना, हमने पिछली इकाई में देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यूनानी के लोग कैसे थे। पिछले क्वेश्चंस में हमने देख चुके, वहाँ के नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था, ठीक है, नागरिकों के रूप में जो है दर्जा प्राप्त नहीं था। हमें देखने को मिलता है कि महिला गुलाम का एक बड़ा वर्ग थी, ठीक है। अधीनस्थ का मतलब होता है जो पूरा उनके समाज अधीन नहीं थी, ठीक है। कारखानों में गुलामों के रूप में जो है घरेलू नौकर चाकर के रूप में देखने को मिला, ठीक है। कारखानों में महिलाएं काम करती थी, घरेलू अनुक्षेत्र के रूप में जो है सीमित थी, यानी कि भाई महिलाओं को सीमित अवस्था प्रदान था कि भाई वो इसी काल कोठरी में रहेंगी, यानी कि कारखाने के रूप में देखा जाए तो घरेलू जो खाना बनता है वहाँ पर उन्हें कारखाना बोला गया, ठीक है। और यहाँ पे अल्पसंख्यकों वर्ग में जो है नारियों की स्थिति, नागरिकों की बोल सकते हो कि स्थितियाँ जो हैं यहाँ पर देखने को मिला, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि महिलाओं का सामाजिक दर्जा था ना वो बहुत ही निर्दयी था और बोल सकते हो बच्चों द्वारा जो सांप्रदायिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, स्पष्ट रूप से नागरिकों की बोल सकते हो पत्नियां नागरिकों का दर्जा देने में इसके हक के लिए अब यहाँ पर जन्म से ही धीरे धीरे आंदोलन छिड़ते गए और बेटियों का महिलाओं का आंदोलन उपस्थित रूप में ना होने के कारण जो है ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्ति भी होने लगे। सिर्फ गरीब और गुलाम महिलाएं ही आंदोलन की उपस्थिति होती थी, जो अमीर घर की महिलाएं थी वो आंदोलन करती नहीं थी। तो ये सब कारण रहा है जो महिलाओं की स्थितियों का बोल सकते हो कि बहुत क्रूरता और बोल सकते हो निर्दयी व्यवस्था रहा है। आमतौर पर महिलाओं का भरोसा नहीं रहा अपने समाज और अपने बोल सकते हो अधिकारों की मांग करने के लिए, क्योंकि महिला का ही सपोर्ट नहीं कर रही थी। उच्च वर्ग की महिलाएं जो थी वो अपना आंदोलन कर ही नहीं थी, जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी जिन पर बोल सकते ज़्यादा शोषण हो रहे थे वो भाई आंदोलन कर रही थी। तो जिसके कारण जो है ना महिलाओं का आरंभिक दौर और एथलेटिक्स के रूप में जो शुरू हुआ, जो कि ओलंपियाड का बोल सकते हो, जिस तरीके से ओलंपियाड में पहले महिलाओं को ओलंपिक्स खेलों का बोल सकते हो भागीदार ना बनाते हुए उनको बाहर रखा गया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं का केवल योगदान ही नहीं, जो कि आज हम देख सकते हैं अब हर एक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति देखने को मिलती है। तो यूनान के क्षेत्रवासियों के रूप में देखा जाए, जहाँ पर पिता भाई पति आदि पुरुष समस्या का रूप में ही समाधान करता था और महिलाओं को बीच घर में जो श्रम और विभाजन स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि महिलाएं जो है ना बस एक मजदूर की तरह घर में काम करेंगी। तो ये सोसाइटी का एक बोल सकते हो धारणा था, जो कि यूनान के लोगों ने कई तरीके से विद्रोह करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। देन अगला हमारा अब क्वेश्चंस बनता है स्टूडेंट्स, डार्विन सिद्धांत क्या है, एक्सप्लेन, ठीक है। देखिए डार्विन सिद्धांत, देखिए अगर बात किया जाए डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस के रूप में देखा जाए तो जिसके अंतर्गत दुनिया ने ये बता दिया कि जो हमारा डार्विन के साथ जो वॉलेंस के रूप में जिंदगी क्रमिक विकास सिद्धांत दुनिया को दिया गया, वो सिद्धांत दुनिया के अलग अलग जो नज़रिए से अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग मतलब हिस्टोरिक यानी कि बोल सकते हो इतिहासकारों ने अपना संपूर्ण रूप से विकास देखने को मिला। देखिए अल्फ्रेड रसेल के द्वारा जो कि वॉलेंस ब्रिटेन के एक बोल सकते हो वेल्स सुबेन के पैदा हुआ, और ये जो पैदा हुआ था कब 1823 में, अल्फ्रेड रसेल, ठीक है, जिसने डार्विन के सिद्धांत को कहते हुए नज़रअंदाज और उनकी छोटी उम्र में उन्होंने तय किया कि कीड़े मकोड़ों की इकट्ठा करने से शुरू जो बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने अपने जुनून अपने जज्बे को स्थापित किया, और उसी के रूप में जो है हेनरी वाल्टर्स बेस्ट के रूप में देखा गया कि इन्होंने बताया कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन के जंगलों में हेनरी खुद एक बोल सकते हो प्रकृतिवादी थे, प्रकृतिवादी यानी कि बोल सकते हो नेचर लवर, ठीक है।
वॉलेस की यात्रा जो है अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती हुई नज़र आई और इनका बढ़ने का कारण यही था कि डार्विन का सिद्धांत ये था कि इतिहास के पन्नों में इन्होंने बताया कि जो हमारा इतिहास है वो अलग अलग स्थितियों में खोज और एशियाई का खोज करना ही एकमात्र लक्ष्य है, जिसमें बताया कि दुनिया का वाकिफ़ करना ही पूरे देश का लक्ष्य होना चाहिए। इसका एक मिशन बताया जो कि वॉलेंस के द्वारा जो है इस मिशन को बोला गया। लंदन से सिंगापुर तक का जो सिद्धांत इसने स्थापित किया और सिंगापुर पहुंचते हुए वॉलेंस ने 6 हफ्ते तक उसने सिंगापुर को अपना बोल सकते हो ठिकाना बनाया, जहां वो अलग अलग बोल सकते हो कि द्वीपों में तरह तरह की बोल सकते हो कीड़े मकोड़ों लाकर रखा करता था। कीड़े मकोड़ों पे रिसर्च किया करता था, देखो बेटा ध्यान रखना, ठीक है। जीव जंतु पर रिसर्च करता था, उनके विकास, उनके स्ट्रक्चर्स पर रिसर्च करता था कि वो किस तरीके से उत्पन्न हुए, उनकी प्रजातियाँ कैसे कैसे विकसित हुई। समय समय पर इसका स्थिति बदलता गया और डार्विन का सिद्धांत जो है जानवरों के तमाम नस्ल, तमाम स्पीसीज, तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार की जनजातियों का स्वरूप देखने को मिला था। तो डार्विन भी कबीर 20 सालों के रूप में अपनी थ्योरी ऑफ इनोवेशंस के रूप में रखते हुए बताया कि लैटिन अमेरिका के बोल सकते हो गैलिपेगोस द्वीप समूह में इन्होंने बताया कि वहाँ पे प्रजातियों की जो भूमिका है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो डार्विन ने अपने सिद्धांतों में दुनिया के सामने जो है पेश नहीं किया, लेकिन उन्होंने वॉलेस का साथ मिला और डार्विन ने दोनों के नाम से यह थ्योरी प्रकाशित किया कि दुनिया जो है अलग अलग स्थितियों का स्वरूप है और दुनिया में एक प्रकार की स्पीसीज नहीं उपलब्ध है। वॉलेंस का मानना था कि जीवों का तमाम नस्ल जो है, यानी कि अलग अलग जो जीव जंतु के स्पीसीज हैं, उनका विकास समय समय पर अलग स्थितियों में देखने को मिला है। और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया से एशिया तक का एक दूसरे से जुड़ते हुए इन्होंने मतलब अलग अलग द्वीपों में अलग अलग बोल सकते हो महाद्वीपों का खोज करते हुए अपने सिद्धांतों को प्रकाशित करते चले गए। और डार्विन का सिद्धांत से हमें ये देखने को मिला कि वॉलेंस और बोल सकते हो डार्विन, ये दोनों रूप में देखा गया कि इन्होंने दुनिया के क्षेत्रों में राज करना और उन क्षेत्रों पे स्पीसीज का बोल सकते हो अध्ययन करना ही इनका महत्वपूर्ण लक्ष्य देखने को मिला था। क्लियर है। हमारा अगला एक जीके का क्वेश्चन बनता है जो कि इतिहास से है, ठीक है। तो बताना है कि बाबर की मृत्यु कब हुआ था। जो बाबर था उसका मृत्यु कब हुआ था, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो अब हम आगे चलते क्वेश्चंस हैं। मानव का पर्यावरण से कैसा संबंध है, समीक्षा कीजिए। देखा जाए तो देखो मीनिंग्स एनवायरनमेंट्स एक्सप्लेन, ठीक है। तो देखा जाए तो एनवायरनमेंट की मीनिंग को हम एक्सप्लेन करें तो प्रकृति जो है ना, जिसमें आपका वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अलग अलग प्रकार की समीक्षाएं पाई जाती है। स्थल, जल, वायु, मृदा इत्यादि का स्वरूप देखने को मिलता है, जो कि इन सभी से एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण का निर्माण हुआ है, इनके घेराव से, इनके आसपास के प्रेजेंट से ही। ठीक है जाए तो शब्दों में कहा जाए ना, एनवायरनमेंट शब्द जो है दो शब्दों से एनवायरन और बोल सकते हो मेंट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है घेरना और बोल सकते हो कि चतुर्थी यानी कि ऑलराउंडर, अर्थात जो बोल सकते हो चारों ओर से घेरना एनवायरनमेंट कहलाता है। इसका फ्रेंच बोल सकते हो एनवायरन से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिस्थिति तथा समस्त ब्रह्मांड या फिर बोल सकते हो समस्त व्यवस्था। देखिए पर्यावरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, देखा जाए तो पर्यावरण को परिभाषित करते हुए हर्शकोविट्ज के द्वारा कहा गया कि पर्यावरण संपूर्ण रूप से बाहरी परिस्थितियों का, जीव जंतुओं का बोल सकते हो एक घिराव है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के विकास चक्र का नियमित व्यवस्था देखने को मिलता है। अब D.H. डेविड के द्वारा जो है ये कहा गया कि पर्यावरण जो है वो भूमि या मानव के चारों ओर से घेरे हुए भौतिक स्वरूप का विवरण है, जिसके अंतर्गत मानव अपने जीवन का निर्वहन यहाँ पर किया करता है क्रियाकलाप के माध्यम से, अलग अलग कामों के माध्यम से। ठीक है, तो ये पर्यावरण का डेफिनेशन है जो कि अलग अलग मतलब इतिहासकारों ने अपने पर्यावरण को संचालित किया। ठीक है,
तो देखो पर्यावरण का संरचना, देखो पर्यावरण का एनवायरनमेंट कैसे है, इसकी संरचना कैसी है, यानी कि कॉम्पोजिशंस ऑफ एनवायरनमेंट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर्स कैसा है, उसका बनावट कैसा है, उसकी कैसी रचना हुई है। तो भौतिक पर्यावरण देखने को मिलता है, जैविक पर्यावरण देखने को मिलता है, आपका भौतिक पर्यावरण या फिर अजैविक पर्यावरण। ठीक है, जैविक पर्यावरण में आपके जीवित पदार्थ होते हैं जिसमें आपके मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि, सूक्ष्म जीव इत्यादि शामिल है। अजैविक में जैसे आपका बोल सकते हो कि जो जीवित नहीं है, और भौतिक में जिसका आपका पर्टिकुलर देखा जाए तो पानी हो गया, पेड़ जो लगे वायु हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि, ये जो बोल सकते हो रासायनिक रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए मानव जो है ना पर्यावरण से पूर्ण रूप से पूरा का पूरा जो है आश्रित है, उस पर डिपेंड है। मानव का स्थिति पूरा उसका स्वरूप जो है इस पे निर्भर करता है। प्राकृतिक रूप में जो है पर्यावरण पर मनुष्य हर एक तौर तरीके से निर्भर है। वायु, मृदा, खान पीन सभी चीज़ें जो है, पेड़ पौधे इत्यादि मानव जो है प्राकृतिक से ही प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि मानव का जो विकास है, मानव की जो स्थिति है, मानव का जो बोल सकते हो कि स्वरूप है, पूर्ण रूप से किस तरीके से है, वो आपका प्राकृतिक पर ही निर्भर है। प्राकृतिक के बिना मानव का अस्तित्व जो है तुच्छ प्राणी नहीं, तुच्छ जीव जंतु या फिर बोल सकते हो सूक्ष्म जो बैक्टीरियाज या फिर बोल सकते हो अलग अलग जो बोल सकते हो कि कीड़े मकोड़े, उसके समान भी नहीं देखने को मिलता। आज के टाइम पे देखा जाए तो मानव जिस तरीके से अपनी संस्कृतियों का विकास करते हुए अपने बोल सकते हो अपने विकास में पर्यावरण को भूलता जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में ना पर्यावरण का अभाव इतना महत्वपूर्ण मानव को बर्बाद कर डालेगा। जिस तरीके से आज हम देख सकते हैं समय पर सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूस्खलन देखना, भूकंप देखना या फिर साइक्लोन की स्थिति देखना, ये सब जो है मानव का जो बोल सकते हो कि विकास का जो होड़ लगा है, जो कि जंगलों को बर्बाद करना, पेड़ पौधों को काटना इत्यादि, इन सभी का स्वरूप जो है ना आने वाले टाइम में जो है मानव अपनी आर्थिक ज़रूरतों को लेके इतना पागल हो चुका है, अपने बोल सकते हो कि विकास को लेके इतना पागल हो चुका है, जिसके कारण जो मनुष्य पर्यावरण को पहले पूजा करता था वो पूज्य व्यवस्था में ना होकर बस अपनी ज़रूरत की व्यवस्था को लेके मनुष्य अपना विकास कर रहा है। तो हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि चाहे इतिहास के पन्ने देख ले, चाहे आधुनिक तौर तरीके से देख ले, तो मानव जो है संपूर्ण रूप से सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथा बोल सकते हो हर एक तौर तरीके से जो है ना पर्यावरण पर ही निर्भर है। और पर्यावरण परिवर्तन होने के कारण जो है मनुष्य का आने वाला अस्तित्व जो है भविष्य जो है खतरे या फिर डेंजर जोन में स्थापित रूप हो चुका है, जिसके अंतर्गत मानव का अस्तित्व जो है डायनासोर्स या फिर बोल सकते हो अलग अलग जिस तरीके से ये प्रजातियां विलुप्त हो गई, इसी तरीके से मानव का अस्तित्व भी आने वाले समय में विलुप्त की स्थिति पे या फिर उसके कगार पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कांस्य युग को समझने का प्रमुख स्रोत क्या है? कांस्य युग को समझने का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत, जैसे मैंने कांस्य युग से बता दिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कि किलाकार का रूप में देखा जाए कहलाता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग चित्रलिपि या फिर बोल सकते हो कि अलग अलग सूक्ष्म व्यवस्था प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये डायग्राम है, मैं आपको दिखा दूँ तो वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हैं कि कांस्य युग में बोल सकते हो चित्रकला का स्वरूप है, क्योंकि कांस्य युग में आपको अगर बता दें तो लिखने की व्यवस्था उस तरीके से नहीं विकसित हुआ था। तो वहाँ पर चित्रों के माध्यम से या फिर बोल सकते हो शिल्प के माध्यम से जो है अलग अलग प्रकार की जो है भावनाएं या फिर बोल सकते हो स्थितियों का स्ट्रक्चर बनाते हुए एक्सप्लेन किया गया था। में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर या फिर शिल्प कलाओं के रूप में जो है कांस्य युग का विवरण देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मिट्टी की पट्टिया का जो है लिखा हुआ एक बोल सकते हो कि तलाश स्थिति में जो है ये मिट्टी का बना हुआ एक बोल सकते हो पट्टी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपने कभी इंडिया गेट देखा होगा तो इंडिया गेट में बोल सकते हो बहुत सी बारीकी आकृति या फिर बोल सकते हो लिखित रूप में जो है वहाँ पर विवरण किया गया, शिल्प किया गया। ठीक है, तो ये कांस्य युग का स्वरूप रहा है। मेसोपोटामिया का बोल सकते हो मिश्र व्यवस्था में जो है इस सभ्यताओं का इतिहास और बोल सकते हो उपलब्धियां रही हैं, जिसके अंतर्गत मिस्र जो है मेसोपोटामिया का एक बोल सकते हो विकसित सभ्यता का स्वरूप रहा है। तो उस स्थिति में लिपि पढ़ना तथा बोल सकते हो लिखना इत्यादि इस तरीके से विकसित नहीं था। तो पिरामिड की व्यवस्था आज भी हम देख सकते हैं कि अगर पिरामिड का आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, जिस तरीके से पिरामिड का स्ट्रक्चर है, उस पिरामिड का स्ट्रक्चर आप उसको डिफाइन करना या फिर स्टडीज़ करोगे तो यू नो वेरी वेल कि आपको ये पता चलेगा कि उस समय जो पिरामिड को जिन्होंने बनाया था मिस्र में, वो
उस तरीके से अलग अलग बोल सकते हो विकसित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि बोल सकते हो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स भारत का बोल सकते हो कि मतलब भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का कितना है, ठीक है। और बोल सकते हो कि पृथ्वी का गोलार्ध में यानी कि बोल सकते हो सर्कल के रूप में पृथ्वी का डायमीटर कितना है, ये सब चीज़ें पिरामिड के माध्यम से जो है पूरा एक्यूरेटली देखते हुए बनाया गया। जो कि उस समय हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा वेपन्स वगैरह नहीं था, फिर भी उसका मेजरमेंट इतना बारीक तरीके से किया गया है। आप लोग इसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, लोहे को पिघलाने का तकनीक का विवरण कीजिए और इसको पसंदीदा धातु बनाने का क्या योगदान है। तो देखो लोहे का तकनीक जो है पिघलाना, यू नो वेरी वेल, आपको भी पता है कि आज के टाइम पे लोहे को पिघलाना एक बोल सकता हूँ कि इतने सेल्सियस पे लोहा पिघलता है इत्यादि, आप सब समझ ही सकते हैं, ठीक है। 6वीं शताब्दी में जो है ना लोहे का पिघलाना बोल सकता हूँ कि एक तकनीक का धीरे धीरे शुरुआत होने लगा, जिसके अंतर्गत देखा गया कि यहाँ पर लोहे को बोल सकते हो कि गलाकर पिघलाने का अगर बात किया जाए तो 1540 डिग्री सेल्सियस से, जबकि तांबे को अगर बात किया जाए 1083 सेल्सियस पे जो है पिघलाकर अलग अलग आकारों में परिवर्तन करने का जो है अब मनुष्य ने अपना खोज कर लिया था, ठीक है। अगर बात करें ब्लूमरी के रूप में देखा जाए तो अगर हम ये कहें तो सरल शब्दों में लोहे को पिघला कर अलग अलग प्रकार के आकार देना, कुल्हाड़ी का आकार देना या फिर पहिए का आकार देना, ये सब जो है हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार लोहे के आकार को बदलते हुए अपनी ज़रूरतों को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया, या फिर भाला या फिर बोल सकते हो कि कुल्हाड़ी बनाना इत्यादि जो है मनुष्य ने अब सीखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, और लोहे एक बोल सकते हो कि पसंदीदा धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बोल सकते हो कि एक ऐसा मिश्रित बोल सकते हो कि स्टील व्यवस्था देखने को मिलता है जिसका आकार बदल के हम किसी भी आकार में डाल के और बोल सकते हो कि उसका एक बोल सकते हो कठोर व्यवस्था बना सकते हैं, ठीक है, सॉलिड व्यवस्था बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन आ जाता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन तथ्यों का विवरण दे जिनका आधार जो है इतिहासकारों द्वारा जो है निष्कर्ष निकाला गया है। भाई वो कौन कौन से तथ्य है जिनका आधार जो है मतलब इतिहासकारों ने बहुत बड़ा निकाला है। तो देखो बेटा, ये देखा जाए यूनान में अंधकार युग का उतना अंधकायम नहीं हुआ जिसका बोल सकते हो विवरण देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि बोल सकते हो कि 12वीं, ठीक है, 1200 BC में देखा जाए तो इसके यूनान की संस्कृति जो है समान रूप से हमारे सोसाइटी का बोल सकते हो लौट और बोल सकते हो स्वरूप रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर शहरों में और बोल सकते हो कि गरीब आर्थिक व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वहाँ पे कुलीन तंत्र की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ लोग जो है ना साक्ष्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने लगे। और यही कारण रहा है कि यहाँ के लोग जो है अगर बात किया जाए समय समय पर अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो है अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए अपने आलोचनात्मक और मिश्रण व्यवस्था का स्वरूप और परिणाम स्वरूप देखा जाए तो यहाँ की अवधि या फिर टाइम पीरियड देखा गया कि यहाँ का जो भाषा है वो सरल तथा इतिहासों के अंधकार युग के रूप में रहा है। यूनानी इतिहास का अवधि अगर बात किया जाए तो यहाँ पे वास्तविक रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि इसका जो प्रावधान है, इसकी जो स्थिति है, अक्सर हमें अंधकार युग कहा गया है। क्योंकि यहाँ का जो अंधकार युग इसलिए कहा गया कि ये एक अंधकार में चल रहा सोसाइटी था, एक समाज था जो कि पूर्ण रूप से अपने विकास से वंचित था, ठीक है। और यही कारण था कि इतिहास के पन्नों में उन तथ्यों को उजागर किया गया कि भाई इतिहास का जो आधार है वो विकसित तथा अविकसित दोनों रूपों में देखने को मिला था, ठीक है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि क्रमिक विकास का सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। क्रमिक विकास क्या था? क्रमिक विकास जो कि एक क्रम के अनुसार चल रहा हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी छत पे जाने के लिए एक स्टेयर्स का उपयोग करते हैं। स्टेयर्स जो है स्टेप बाय स्टेप ही तो चढ़ते हो। तो मध्यकालीन युग का इतिहास
सिद्धांत कैसा है। क्रमिक का मतलब होता है कि क्रम के अनुसार जो है इतिहास किस तरीके से विकसित हुआ। तो जैसे आपको भी पता है कि पहले आपका आया ऐतिहासिक काल, उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद बोल सकते हो कि आधुनिक इतिहास इत्यादि, या फिर बोल सकते हो कि पुराणिक साहित्य, या फिर बोल सकते हो पुरातात्विक साहित्य। ये सब क्या है, ये एक क्रमिक है, यानी कि क्रम के अनुसार विकास हुआ है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रारंभिक कृषि समुदाय। देखिए प्रारंभिक कृषि समुदाय के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक कृषि समुदाय वह समुदाय था जहाँ पर अब मनुष्य ने ना अपने खाने पीने की व्यवस्था को एक स्थान पर स्थापित करते हुए कृषि का करना आरंभ कर दिया। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार देखने को मिला, और आमतौर पर ये जो स्थिति देखने को मिला, यहाँ पर मनुष्य ने जो है खाना बदोश ना होकर शिकार संग्रह ना करते हुए अपने कृषि और किसान के रूप में उसने फसल उगाना शुरू कर दिया। और इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जानवरों का शिकार जो है धीरे धीरे कम होने लगा, और समय समय पर मनुष्य ने जो है अब अपने कृषियों के आधार को परिवर्तन करते हुए अपने ज़रूरत के अनुसार, जैसे कि अफ्रीका के मानव जाति का विस्तार देखा जाए, यहाँ पर संकट व्यवस्था में अलग अलग प्रकार के जो शिकार किए जा रहे थे उन शिकारों को धीरे धीरे कम किया जाने लगा, क्योंकि मनुष्य जो है अब कृषि के फसलों को धीरे धीरे आहार के रूप में या फिर भोजन के रूप में अपनाने लगा। और यही कारण था कि आने वाले समय में सामाजिक संकल्पना या फिर संरचना जो है, मनुष्य अपने जानवरों का धीरे धीरे शिकार ना करके उनको पालतू बना के अपनी जीविका का आधार बनाया। उदाहरण के तौर पे गाय भैंस इत्यादि इनका प्रयोग करके इनके दूध का बोल सकते हो कि व्यापार के रूप में आगे बढ़ाया। देन उसके बाद हमारा आ जाता है नगरीकरण क्या है, शहरी संस्कृति के 3 प्रमुख विशेषता बताइए। देखिए नगरीकरण का जिसे हम सिटीजन के रूप में देख सकते हैं, सिटीजनशिप के रूप में देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसमें यह देखने को मिलता है कि हमारा सोसाइटी जो है धीरे धीरे क्षेत्रों में विकसित हो रहा है और शहरों की तरफ बढ़ता आ रहा है। तो आपको भी पता है कि धीरे धीरे जो मेसोपोटामिया की संस्कृति थी, शहर जो है वो विकसित शहर के रूप में या फिर बोल सकते हो कि डेवलप शहर के रूप में देखा गया, जो कि दक्षिणी कछाई के रूप में यहाँ पे नगरों जो है मिस्र की व्यवस्था रही है। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड रहा है आपका 3000 BC से 3000 ईसा पूर्व से पहले देखने को मिला है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मेसोपोटामिया पूरा विश्व का बोल सकते हो प्राचीन बोल सकते हो कि सभ्यता या फिर बोल सकते हो कि प्राचीन शहर के रूप में रहा है, जो कि सिंधु सभ्यता से भी पूर्ण रूप से इसका विकास और उसकी आर्थिक व्यवस्था, इसका पूरा स्वरूप जो है उसका सिंधु सभ्यता से भी पुराना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो शहरों का निर्माण किया गया वो कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता के रूप से भी बहुत ज़्यादा विकसित था। पशुपालन व्यवस्था की शुरुआत यहीं पर हो चुकी थी। नगरों का निर्माण करना तथा मैदानों का निर्माण करना, रहन सहन तथा स्नान घन की स्थिति इत्यादि, ये सब जो है 4000 साल BC पहले ही ये संपूर्ण रूप से हो चुका था। दैन उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, कितनी पुरानी है मिस्र की प्राचीन सभ्यता। तो देखिए आप इसमें लिख सकते हैं, इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए मिस्र की सभ्यता जो है बहुत ज़्यादा पुरानी है। अगर बात किया जाए तो ये आपका 3110 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है, जिसमें आपका मिस्र की पुरानी सभ्यता में देखा जाए तो मेसोपोटामिया का सबसे पहला नाम आता है, जिसके अंतर्गत पूरी सभ्यता का जो प्रथम सभ्यता पूरे विश्व का रहा है वो मिस्र की सभ्यता, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेते हो तो पूरा का पूरा एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपका BHIC 102 जो है संपूर्ण रूप से कवर हुआ। इसका एक पार्ट मैंने बना रखा था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको टेलीग्राम पे इसका PDF भी अवेलेबल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।